नमस्कार, आप देख रहे हैं गो न्यूज़ इंडिया। मैं हूं पंकज पचौरी और आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले 7 सालों के बारे में। जी हां, उनके कार्यकाल के 7 साल पूरे हो गए हैं और इन 7 सालों के दौरान कई सारे सवाल जो हैं वो उठे हैं। सरकार ने तमाम तरह के दावे किए हैं कि कैसे इन 7 सालों में हिंदुस्तान की तस्वीर जो है वो बदल दी गई है और कितनी सच्चाई इन दावों में है, इस पर एक नज़र डालते हैं आज। और नज़र डालने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि मनमोहन सिंह जो कि पिछले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 10 साल पूरे किए थे, उनके पहले 7 साल और नरेंद्र मोदी के पहले 7 साल, उनमें क्या क्या समानताएं हैं या समानताएं नहीं हैं। तो सिर्फ हम 5 मुद्दे उठा रहे हैं इसके ऊपर इन 7 सालों के लिए और 5 सवाल खड़े कर रहे हैं कि किस तरह से अगर देखा जाए तो चाहे वो आर्थिक मुद्दे हों और चाहे वो दूसरे मुद्दे हों, उन पर नरेंद्र मोदी सरकार जो है उतनी खरी नहीं उतरती जितना कि सरकार ने पिछले दिनों में दावे किए हैं। अब 1 महीना लगभग पूरा होने आया, 7 साल पूरे होने को, इसीलिए इन सब दावों के बाद में उनकी सच्चाई परखने के लिए हमने ये 5 सवाल जो हैं वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात कि हिंदुस्तान में अगर हमें तरक्की करनी है और विकास करना है तो उसके लिए देश की अर्थव्यवस्था को तेज़ी से आगे बढ़ना पड़ेगा। जी हाँ, 2010 में ये आंकड़े सामने आए थे कि अगर हिंदुस्तान को गरीबी खत्म करनी है, बेरोज़गारी खत्म करनी है, तो अगले 10 सालों तक उसे लगातार 8 से 10% जीडीपी की ग्रोथ जो है वो करनी पड़ेगी आर्थिक उस पर। उसी से देश में जो गरीब तबका है उसको आप गरीबी की रेखा से ऊपर ला सकेंगे। तो अगर हम नज़र डालें जल्दी से, एक सिर्फ आंकड़ा है और वो है जीडीपी का आंकड़ा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। अगर उस पर नज़र डालें तो पिछले दिनों में जिस तरह के दावे किए गए हैं उसके बिल्कुल उल्टा नरेंद्र मोदी सरकार ने 7 सालों की उनकी जो कुल जीडीपी ग्रोथ रही है देखा जाए तो 4.8% रही है, जबकि मनमोहन सरकार के पहले 7 सालों में ये ग्रोथ 8.4% थी। तो बिल्कुल साफ आपको दिखाई दे रहा है, आपके सामने है कि इस एक मुद्दे पर जो सरकार है वो उतनी कारगर और उतनी कामयाब नहीं हुई है जितनी कि मनमोहन सिंह की सरकार थी। अगली बात करते हैं। इसके बाद में अगर देखा जाए तो कहा यह जाता है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद में 80 से ज़्यादा देशों का दौरा किया और देश की जो छवि है उसको बहुत बेहतर बनाया, जिसकी वजह से जो नया इन्वेस्टमेंट जो है वो देश में आने लगा है और जिससे कि देश आगे बढ़ेगा। अगर इस पर भी नज़र डालें तो ये दावा भी झूठा साबित होता है, क्योंकि पिछले 7 सालों में कुल 114.8 बिलियन डॉलर हिंदुस्तान में इन्वेस्ट हुए हैं और अनाउंसमेंट्स उनके हुए हैं। और मनमोहन सिंह की सरकार के पहले 7 साल में 145.6 बिलियन डॉलर जो हैं वो आए थे। ये आंकड़ा जो है ये CMI का आंकड़ा है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, और इससे बेहतर आंकड़ा कोई हिंदुस्तान में नहीं है, क्योंकि जितने भी ये अनाउंसमेंट्स होते हैं, इन अनाउंसमेंट्स के बाद में ये कारगर कितने होते हैं, लागू कितने होते हैं, ये बड़ा मुश्किल है। आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं कि किस तरह से जो भारत का स्टॉक मार्केट है उसके बारे में कहा जा रहा है कि स्टॉक मार्केट जो है वो रिकॉर्ड स्तर पर है, 52,000 से ऊपर चला गया है सेंसेक्स, और किस तरह से हिंदुस्तान में जो तरक्की जो हुई है वो दिखाई देती है हिंदुस्तान के शेयर बाज़ार में। हिंदुस्तान के कॉरपोरेट्स जो हैं वो बहुत खुश हैं, दो राय नहीं है, वो बहुत खुश हैं। और इसका एक जवाब भी जो है अपोजिशन ने दिया है कि कुछ चुने हुए जो कॉरपोरेट्स हैं उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है, जो कोटरी जिसे कहते हैं आपसी, उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है, वरना और बाकी लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो इसकी सच्चाई क्या है ये भी सिर्फ एक आंकड़े से हम बता सकते हैं, और वो आंकड़ा है कि हिंदुस्तान का मार्केट जो हमारा स्टॉक मार्केट है, मार्केट
कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशियो क्या है, यानी कि जीडीपी से मार्केट कितना ज़्यादा था और या ज़्यादा है। इस समय कहा यह जा रहा है कि हिंदुस्तान का जो स्टॉक मार्केट है वो हिंदुस्तान की जीडीपी से ज़्यादा है, यानी कि बहुत कारगर है और कॉरपोरेट्स जो हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं और जो देश की अर्थव्यवस्था है उनसे ही चलेगी, क्योंकि वो इसको आगे बढ़ाएंगे। अब एक नज़र डालिए आप मनमोहन सिंह के पहले 7 सालों पर। इसमें जो मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो था वो 144.8 पर पहुंच गया था, और वो जो आंकड़ा है उसे अभी तक नरेंद्र मोदी की सरकार है वो पार नहीं कर पाई है। और इसमें आप देख सकते हैं कि जिस तरह से 2 उसमें पीक्स आई, एक जो है आप देख सकते हैं 2007 के आसपास जो है, जब मार्केट दुनिया भर के उरूज पर थे, उस समय हिंदुस्तान में बहुत अच्छा मार्केट ने प्रदर्शन किया था। और उसके बाद में सबसे बड़ी जो मंदी आई थी, उसके बाद में एक बार फिर से मार्केट हिंदुस्तान के ऊपर चढ़े थे। और वो जो लाइन है आपको दिखाई दे सकती है यहाँ पर, 2014 के बाद में काफ़ी दिनों तक फ्लैट रही है, और अभी पैंडेमिक के बाद में और कोरोना महामारी के बाद में जब मार्केट क्रैश हुए हैं, उसके बाद में ये दोबारा उठना शुरू हुई है, और अब ये 114.7 के उस पर पहुंच चुकी है। ये आंकड़ा जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है, और बिजनेस स्टैंडर्ड ने जो है इस रिसर्च को किया है। नेशनल स्टैटिस्टिकल NSO जो है उसका आंकड़ा है, BSE है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन सब के आंकड़े जो है मिला करके तब ये एक तस्वीर हमारे सामने आई है। इसके बाद में लोगों का ये कहना होता है कि अगर कॉरपोरेट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उससे आम लोगों को क्या मिला, हम उसकी बात भी करते हैं। आम लोगों को क्या मिला? आपको मालूम है कि हिंदुस्तान के 60% से ज़्यादा जो जनता है वो कृषि, खेती पर उनका जीवन यापन निर्भर रहता है। और उसमें अगर हम देखें तो पिछले 7 सालों में अभी तक जो खेती के सामान का एक्सपोर्ट हुआ करता था, जो निर्यात हुआ करता था, जिससे कि आय जो है किसानों को होती है, वो अभी तक उस लेवल पर नहीं पहुंच पाया है। अब देखिए अगर इसे, तो ये जो प्रक्रिया है ये शुरू हुई थी 2003-2004 के आसपास, जब हिंदुस्तान जो है एग्री एक्सपोर्ट में आगे बढ़ रहा था। और एग्री एक्सपोर्ट को अगर हम देखें तो ये 2012 से मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि तभी उसी लेवल पर जाकर के एग्री एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना शुरू किया गया। और 2012-2013 में ये अपने रिकॉर्ड लेवल पर यानी $43 बिलियन पर पहुंच गया, और 2014 में $41 बिलियन पर था। उसके बाद आप अगर देखेंगे तो अभी तक ये उस स्तर पर नहीं पहुंच पाया है। तो चाहे खेती की बात हो, चाहे वो जीडीपी की बात हो, तो इसमें आप ये भी कहेंगे कि पिछले दिनों ये आप जो आंकड़े हैं दिखा रहे हैं, वो जो कोरोना पैंडेमिक हुआ है और उसके बाद में इतनी बड़ी महामारी जो आई है, आप उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम आपको यहाँ पर याद दिलाना चाहेंगे कि 2009-2008 में जिस तरह से मंदी आई थी वैश्विक, उससे भी मनमोहन सिंह ने पार किया था। और बावजूद उसके ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं, उस मंदी के बावजूद हैं। उस मंदी में भी अमेरिका का मार्केट क्रैश कर गया था, हिंदुस्तान का मार्केट क्रैश कर गया था, लेकिन उसका ज़्यादा असर हिंदुस्तान पर नहीं हुआ, चूँकि उस समय कोई 60,000 करोड़ रुपए के जो ऋण थे किसानों के, वो माफ़ कर दिए गए थे। और जब उनके हाथ में पैसा पहुंचा और उन्होंने पैसा खर्च करना शुरू किया, दोबारा मार्केट आगे बढ़ना शुरू हो गया। तो इसमें अगर कोई असमानता की आप बात करते हैं तो वैसी असमानता नहीं है। हालांकि ये जाहिर है कि ये जो कोरोना से जनित मंदी है ये काफ़ी बड़ी मंदी है, लेकिन इसका एक कारण खुद प्रधानमंत्री मोदी हैं, जिन्होंने कि पिछले साल बिना सोचे समझे और बिना विचार किए हुए, बिना विशेषज्ञों से बात किए हुए लॉकडाउन लगा दिया था। सिर्फ 4 घंटे का समय देश को दिया था उस लॉकडाउन के लिए, जिसकी वजह से ये मंदी हमको दिखाई दे रही है। उसकी वजह से पूरा का पूरा जो हिंदुस्तान की जो आर्थिक गतिविधियां थीं वो ठप पड़ गई थी। अब इसका सबसे बड़ा असर हिंदुस्तान के गरीब पर पड़ा है। मज़े की बात यहाँ पर यह है कि अगर गरीबी की अगर हम समानताएं देखते हैं तो इस सरकार ने गरीबी का जो हिंदुस्तान का आंकड़ा है वो जारी नहीं किया है। तो आप ये नहीं मालूम कर सकते कि मनमोहन सिंह के ज़माने में कितने गरीब थे और आज कितने गरीब हैं।
ये एक बहुत बड़ी बात है। 17-18 के दौरान जो आंकड़े जारी करने थे सरकार को, वो सरकार ने नहीं किए, और पिछली बार जो आंकड़े जारी हुए हैं वो 2011-12 के आंकड़े हैं, और उसके बाद में गरीबी का आंकड़ा हिंदुस्तान में उपलब्ध नहीं है। और इस बारे में वर्ल्ड बैंक ने खुद चिंता जताई है कि अगर गरीबी के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं और वो तथ्य परक नहीं हैं, तो इसका मतलब जितनी भी नीतियां बनाई जा रही हैं गरीबों के लिए, चाहे वो हाल ही में राशन देने की बात हो 80 करोड़ लोगों को, वो भी उन तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच सकती। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि सरकार ने कहा है कि 80 करोड़ लोगों को वो खाद्यान्न राशन देगी, 80 करोड़, और ये वही आंकड़ा है जो कि 2013 में दिया गया था। यानी कि तब से अब तक सरकार की बात भी मान लें तो गरीबों की संख्या में कमी नहीं आई है, लेकिन पिछले 1 साल में गरीबों की संख्या में काफ़ी कमी आई है, जो हम आपको अपने अगले आंकड़े से बताते हैं। ये आप अगर देखें तो इसमें आपको मालूम पड़ेगा कि किस तरह से देश में गरीबी जो है वो बढ़ी है सिर्फ 1 साल के अंदर। ये प्यू रिसर्च सेंटर अमेरिका के आंकड़े हैं, जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में प्यू रिसर्च सेंटर है, ये उसके आंकड़े हैं। और इसमें अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि 1 साल के अंदर जो लोग देश में $50 एक दिन कमाया करते थे, यानी कि कोई 3500 के आसपास वो 4000 रुपये डेली कमाया करते थे, उनकी संख्या 10 लाख कम हुई है। जो लोग 20 से लेके $50 कमाया करते थे, उनकी संख्या 70 लाख कम हुई है। जो लोग 10 से $20 के बीच में कमाया करते थे, जो मिडिल क्लास जिसकी हम बात करते हैं, उनकी संख्या 3 करोड़ 20 लाख कम हुई है सिर्फ 1 साल के अंदर। और जो लोअर इनकम वाले लोग हैं, उनकी संख्या जो सिर्फ $2 से $10 के बीच में कमाते हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं कि कितनी ख़राब हालत में रह रहे होंगे। 140 रुपये से लेकर के 700 रुपये के बीच में जो डेली कमाते हैं, उनकी संख्या 3.5 करोड़ कम हुई है। और ये कम इसलिए नहीं हुई है कि लोगों की आमदनी बढ़ रही है, ये इसलिए कम हुई है क्योंकि जो पुअर हैं, जो $2 से कम एक दिन में कमाते हैं हिंदुस्तान के लोग, उनकी संख्या 7.5 करोड़ रुपए, 75 मिलियन, जो आप आखिरी लंबी लाइन देख रहे हैं दाएं हाथ की तरफ, ये बढ़ गई है। तो इसका मतलब देश में गरीबी बढ़ी है, और इससे कोई भी जो है वो नकार नहीं सकता। कितने भी हमारे नीति आयोग के जो विचारक हैं, जो नीति निर्धारक हैं, वो बातें करते रहें, और कितना भी आप विज्ञापन जो है वो आप छापते रहें, ये जो आंकड़ा है इसे आप हिला नहीं सकते कि पिछले 1 साल में 7.5 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी की रेखा से नीचे चले गए हैं। ये एक बड़ी बहस है, और इस पर आगे भी चर्चा होती रहेगी, और इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं मालूम पड़ेगा कि देश में कितने लोग गरीब हैं, हम उनकी गरीबी दूर करने के लिए, उनके कष्ट दूर करने के लिए ढंग से नीतियां नहीं बना सकते। और वो सरकार जो कि गरीबों की संख्या छुपाती है, वो इस काम को कभी नहीं कर सकती मुस्तैदी के साथ। और यहीं हम आज का कार्यक्रम ख़त्म करते हैं, और आगे भी हम आपको बताते रहेंगे कि देश में अर्थव्यवस्था के हालात क्या हैं और उससे निपटने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। आज इतना ही। नमस्कार।